नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ताबड़तोड़ रैलियों के बीच तिरुपति पहुंचे पीएम मोदी, भगवान वेंकटेश्वर के किए दर्शन। दक्षिण भारतीय कपड़ों में दिखा खास अवतार। 140 करोड़ भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए की प्रार्थना। चौंका सकते हैं तेलंगाना के चुनावी नतीजे। बीजेपी ने बढ़ाई कांग्रेस बीआरएस की धड़कनें। पीएम मोदी कर रहे ताबड़तोड़ प्रचार, कहा बीजेपी से दोस्ती करना चाहते थे केसीआर। चुनाव से पहले फिर उठा सीएए का मुद्दा। बीजेपी सांसद का बड़ा दावा, 30 मार्च 2024 तक ड्राफ्ट तैयार। टीएमसी का जवाब, किसी हाल में नहीं होने देंगे लागू। भ्रष्टाचार में केजरीवाल के नए कारनामे का बड़ा खुलासा। दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड के एसटीपी कार्यों में किया 500 करोड़ का घोटाला। बीजेपी ने ईडी, सीबीआई और एलजी को लिखी चिट्ठी। बिहार में महागठबंधन की मुहिम को बड़ा झटका। बिहार में लागू 75% आरक्षण को पटना हाईकोर्ट में दी गई चुनौती। याचिकाकर्ता ने की रोक लगाने की मांग। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात तिरुपति बालाजी के दरबार में पहुंचे पीएम मोदी की। पीएम मोदी तेलंगाना दौरे पर हैं। वो जमकर ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। पर इसी बीच पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे। मंदिर के पुजारियों के साथ पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। साथ ही भगवान के सामने माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने 140 देश के करोड़ों भारतीयों के बेहतर स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। पीएम मोदी इस दौरान पूरी तरह से दक्षिण के पारंपरिक परिधान में नजर आए। चुनाव तो तेलंगाना में है, पर पहुंच रहे हैं आंध्र प्रदेश। क्या चुनावी संदेश जा रहा है? देखिए, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो या पूरा हिंदुस्तान हो, बालाजी बहुत ही माने जाने वाले एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। और प्रधानमंत्री मोदी वहां रैलियां कर रहे हैं, तो वहां वो मिस क्यों करते? किसी का ध्यान नहीं गया, प्रधानमंत्री अचानक से चले गए। और अगर आपको ये पता करना हो कि कहां मिर्ची लगी है, तो सोशल मीडिया पे चले जाइए। जैसे ही वो वहां पहुंचे, कांग्रेस के लोगों के अंदर भूचाल आ गया। ऐसा लगा कि कोई किसी ने जो है उनके मुंह से जो है जीत जो है छीन के वो लेके चले गए। कि कितने कैमरे थे, क्या पहना था, क्या ऐसे था, क्या वैसे था। राहुल गांधी के धर्म के बारे में तो पता नहीं, लेकिन फिर भी वो मंदिर जाते हैं, तब तो बड़ी बड़ी पोस्टरें लगती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो जहां जाते हैं, वहां के मंदिर में जाते हैं, तो वो तो तिरुपति जाना तय ही था उनका। ऐसा कैसे होगा कि आप तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश में अगर आप जाएं और बालाजी का दर्शन न करें? लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं, एक तीर से कई निशाने जो है वो साधते हैं। बस एक दिन और प्रचार का बचा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुत्व का जो एक ठप्पा भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लगा हुआ है इस चुनाव में भी, उसको बकायदा एम्फसाइज किया है। जी, तो चुनावी प्रचार में जुटे पीएम मोदी ने बालाजी के दर्शन कर सबका दिल जीत लिया है। साथ ही दक्षिणी राज्य तेलंगाना में चुनावी हवा को लेकर नई कयासबाजी शुरू हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि राज्य के चुनावी नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। इसकी वजह से मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है और पीएम मोदी जिस अंदाज में प्रचार कर रहे हैं, उससे कांग्रेस बीआरएस की टेंशन भी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेलंगाना दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। मोदी ने दावा किया कि तेलंगाना के सीएम केसीआर चुनाव में बीजेपी के साथ हाथ मिलाना चाहते थे। जिस तरह से पीएम मोदी तेलंगाना में प्रचार कर रहे हैं, क्या नतीजे चौंका सकते हैं? देखिए, अब तक तो यह बताया जा रहा था कि बीआरएस बहुत ही मजबूत स्थिति में है 3 महीने पहले से। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही है कि वो कह रहे हैं कि कोई किसी को वहां बहुमत नहीं मिलने वाला, मतलब हंग असेंबली। कांग्रेस पार्टी के पास भी कुछ सीटें आएंगी, बीजेपी भी कुछ सीटें लेकर के आएगी और बीआरएस के पास तो सीटें ऑलरेडी, वो सबसे मजबूत पार्टी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें, इसके संकेत कब से मिलने लग गए?
जब से राहुल गांधी ये कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी तो यहां बेकार लड़ रही है, एक भी सीट नहीं आएगी बीजेपी को, मतलब ये जो बीआरएस से नाराज लोग हैं वो सीधे सीधे कांग्रेस में आए, ऐसी स्थिति वहां पे अब नहीं है। दिल्ली में बैठ के जो लोग यहां पे जो बातें बता रहे थे उससे तो ये लग रहा था कि भाई बीजेपी वहां पे कहीं स्टैंड नहीं कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है। लेकिन आप देखिए कि लूजिंग बैटल में भी प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर अमित शाह हो या बीजेपी की पूरी पार्टी इतनी ताकत झोंकती है और उससे चुनाव का चरित्र बदल जाता है। जहां बिल्कुल कांग्रेस वर्सेस बीआरएस होना था वहां अब ट्रायंगुलर फाइट के बारे में बताया जा रहा है। अगर ट्रायंगुलर फाइट होता है, किसी को बहुमत नहीं मिलता, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत से कम नहीं है। फिर चुनाव के बाद कौन किसके साथ जाएगा, कौन टूटेगा, कौन जुटेगा, कौन गठबंधन बनाएगा, ये चीजें फिर बाद में चुनाव के बाद तय होंगी। जी, अब बात करते हैं सीए को लेकर आई बड़ी अपडेट की। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से देश में नागरिकता संशोधित अधिनियम यानी सीएए लागू करने की मांग उठने लगी है और इसी बीच बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने बड़ा दावा कर दिया। उनका कहना है कि इसे जल्द कानून के अंतर्गत लाया जाएगा। उनके मुताबिक सीएए का फाइनल ड्राफ्ट अगले साल 30 मार्च तक तैयार हो जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस दावे पर रिएक्शन देते हुए टीएमसी के राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने कहा कि भाजपा को केवल चुनाव के दौरान मथुआ और सीए की याद आती है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में कभी भी सीए लागू नहीं कर पाएगी। क्या चुनाव से पहले कुछ बड़ा खेल सीए को लेकर होगा? देखिए, इसको समझना है, सीए कानून ऑलरेडी पास है, लेकिन उसको लागू करने के लिए कुछ नियमावली, कुछ नियम कानून उसकी जरूरत पड़ती है। सीए एक्ट पास हो गया, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो नियमावली बननी थी उसके लिए लोकसभा 6 तारीख, 6 जनवरी और 30 मार्च वो तय रखा है राज्यसभा में। और गृह राज्य मंत्री उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि ये 1-2 महीने में लागू हो जाएगा। अब ये लागू होगा तो क्या होगा? ये जितनी सेक्युलर पार्टियां हैं उनको मैदान में उतरना पड़ेगा। ये तमाम लोग जो पीएफआई के साथ मिलके, ये कांग्रेस वाले, ये टीएमसी वाले, ये आरजेडी, समाजवादी, ये तमाम लोग एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो पूरा का पूरा शाहीन बाग का आंदोलन चला, ये जो तमाशा हुआ, उसके पीछे पीएफआई, और पीएफआई को बैन कर दिया गया है। पीएफआई के साथ मिलके इन लोगों ने देश में अशांति फैलाई थी, जिसका रिजल्ट ये हुआ था कि दिल्ली में दंगे हुए थे। तो अब आप देखिए, ये कानून तो लागू होगा। मंत्री जी ने तो कह दिया, सरकार की मंशा साफ है कि ये कानून मार्च 30 तक ये लागू हो जाएगा। तो फिर ये जो टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बंगाल में लागू नहीं होगा, तो कोई खड़ा हो जाएगा, कोई कहेगा कर्नाटक में लागू होगा, नहीं होगा, ये सब बेकार की बातें हैं। संसद से पास किया हुआ कानून पूरे देश में एक साथ लागू होगा और जो भी राज्य ये काम नहीं करेगा वो संविधान की अवहेलना करेगा। जी, अब बात केजरीवाल सरकार के नए घोटाले की। अरविंद केजरीवाल का एक नया घोटाला सामने आया है। शराब घोटाला, डीटीसी बस घोटाला, क्लासरूम घोटाला और शीश महल घोटाले के बाद अब दिल्ली जल बोर्ड में भी घोटाला सामने आ गया और ये घोटाला 500 करोड़ का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण को लेकर हुआ है। इस घोटाले का खुलासा बीजेपी की तरफ से किया गया और तथ्यों के साथ बीजेपी ने ईडी, सीबीआई और एलजी को चिट्ठी लिखकर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। ये क्या नया कारनामा है अरविंद केजरीवाल का? देखिए, ये जो यमुना में नाली का पानी जाता है सीवेज का, उसकी सफाई के लिए 10 प्लांट, वो उसकी ट्रीटमेंट, उसको फिर से ठीक करने के लिए प्रपोजल तैयार हुआ। अब उसमें 5 में अपग्रेड करना था और 5 में अपग्रेडेशन के साथ ऑगमेंटेशन, मतलब उसकी कैपेसिटी बढ़ाना था। जो टोटल जो एस्टिमेट लगाया गया, एस्टिमेट किसने लगाया? तो वो भी केजरीवाल के द्वारा ही, जिन लोगों को रखा गया उसने एस्टिमेट लगाया। उसने कहा 1500 करोड़ के आसपास में ये 10 के 10 जो है, जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो फिर से बेहतर हो जाएगा।
और ठेका कितने में दिया गया? 2000 करोड़ के आसपास। तो लूप होल तो इसके अंदर है, टेंडरिंग प्रोसेस में लूप होल है, किस तरह से आपने ठेकेदारों को सेलेक्ट किया उसमें प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी चीज कि जिन लोगों ने जिन्हें आपने दिया उस जो L1 था वो किस तरीके से 398 करोड़ में काम करने को 392 करोड़ में काम करने को तैयार था, लेकिन फिर भी उसको सरकार ठेका दे रही है 408 करोड़ में। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पैसे की जो बढ़ोतरी हो रही है वो किसके जेब में जा रहा है। और इसलिए बीजेपी ने कहा है कि जिस तरह से शराब घोटाले को अंजाम दिया गया उसी तरीके से इसमें भी जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स को रिन्यू करने में भी इस तरह से धांधलेबाजी हुई है, कमीशन खोरी हुई है। अब सीबीआई जांच के लिए कह दिया गया है। एलजी साहब और ये जो चीफ सेक्रेटरी जिनके पीछे लगे हुए थे अरविंद केजरीवाल की हटाओ इसको, अगर ये रिकमेंड कर देते हैं तो एक और घोटाले के ऊपर सीबीआई जांच हो जाएगी, एक और मंत्री इनका जाएगा जेल। जी, आखिरी खबर में बात बिहार की राजनीति से जुड़ी, जहां महागठबंधन की मुहिम को बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार में आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% करने के मामले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। गौरव कुमार और नमन श्रेष्ठ ने एक जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने इन अधिनियमों पर रोक लगाने की मांग की है। कितना बड़ा झटका है ये नीतीश कुमार के लिए? देखिए, ये एक गैर कानूनी काम है, संविधान के मुताबिक नहीं है। ये नीतीश कुमार भी जानते हैं, ये तमाम लोग जानते हैं। ये अचानक से बुद्धि इनको नहीं आई है, नहीं तो अदरवाइज पहले भी हो गया होता। इन्होंने कर दिया, अब PIL डाला गया। सबसे बड़ी चीज ये झटका इसलिए कि हाईकोर्ट ने इस PIL को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब तर्क में बात में दम है। अब इसको डिफेंड करने में नीतीश कुमार की सरकार को बहुत पापड़ झेलने पड़ेंगे। और दूसरी चीज ये होगी राजनीतिक तौर पे, वो ये कि मामला अब जब सब जुडिस है, इस फैसले के ऊपर कोई एक्शन वो नहीं ले पाएंगे, मतलब कहीं इसे अमल नहीं कर पाएंगे, तो ये वादा ढिंढोरा अफवाह के रूप में ही ये एग्जिस्ट करेगा जब तक ये हाई कोर्ट, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट से इसके ऊपर फैसला नहीं आ सकता। तो नीतीश कुमार जिस वजह से इस कानून को लेकर के आए थे कि 2024 में और फिर 2025 में उसका राजनीतिक फायदा होगा, ओबीसी वोटर्स जो है उसके साथ आएंगे, वहां जब किसी को फायदा ही नहीं होगा, कोर्ट के चक्कर में फंसा हुआ रहेगा, तो ये जिस दृष्टि से जिस चीज को लेकर के नीतीश कुमार करना चाह रहे थे वो पर्पस ही अब लॉस्ट हो गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।